प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूपीएससी की पाठशाला चैनल में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। तो मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत जो भारत की जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ हैं, उनका हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अब तक भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनका हम लोगों ने अध्ययन किया था। फिर इसके बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण दर्रे थे, उनको हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने विभाजन के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक है, जिसमें विशाल मैदान का अध्ययन किया हम लोगों ने। तो विशाल मैदान को हम लोगों ने दो आधारों पर वर्गीकृत किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर, तो जिसमें हम लोगों ने देखा कि संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान को मुख्यतः 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जैसे शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी या संरचना अवस्थित है, उसे कहा जाता है भाबर का मैदान। तो भाबर के मैदान को देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने दलदली क्षेत्र का जो विस्तार पाया जाता है भाबर प्रदेश के दक्षिण में, जिसे कहा जाता है तराई का मैदान, उसको देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने बांगर का मैदान, खादर का मैदान और डेल्टा के मैदानों का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में। मध्यवर्ती जो उच्च भूमियां हैं, ये नर्मदा नदी के उत्तर में और भारतीय जो विशाल मैदान है उसके दक्षिण में इन मध्यवर्ती उच्च भूमियों की अवस्थिति पाई जाती है। तो इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में अवस्थित जो पठार है, या इसी का ही पूर्वी विस्तार है, जिसे कहा जाता है बुंदेलखंड या बघेलखंड का पठार, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो मध्यवर्ती उच्च भूमियां हैं, जो इसकी दक्षिणी सीमा है विंध्य श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें साथ साथ हम लोग ड्राफ्ट बनाते चलते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिए, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग वीडियो देखते रहें। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। अरावली श्रेणी, तो इसमें हम लोग मुख्यतः पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है तथा यहाँ के जो प्रमुख पर्वत हैं उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अरावली श्रेणी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है, ये लावा के जमाव से इस मैदान का या इस पठार का निर्माण हुआ है। मालवा का पठार, तो मालवा का पठार जो है, ये अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित होने के कारण, अपरदन क्रियाओं के कारण ये जो मैदान है, ये अब संप्राय मैदान के रूप में अवशिष्ट है। मालवा का पठार देखने के बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बहुत ही प्राचीन भूखंड है, तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसी में हम लोग देखेंगे बघेलखंड के बारे में। बघेलखंड, बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ही इसे देखेंगे, बघेलखंड को। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी, इसके बाद हम लोगों का टॉपिक होगा विंध्य श्रेणी या विंध्यन श्रेणी। विंध्य श्रेणी को देखने के बाद हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो उत्तर में भाग अवस्थित है, उसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार।
हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में अवस्थित पठार है इसे कहा जाता है कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार। तो ये हम लोगों को सारी श्रृंखलाओं को या सारी संरचनाओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैप के माध्यम से अरावली श्रेणी की अवस्थिति। तो अरावली जो श्रेणी है ये गुजरात राज्य के पालनपुर से स्टार्ट होकर उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली कटक तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1722 मीटर। ये आबू की पहाड़ियों में अवस्थित है। तो अरावली जो श्रेणी है ये अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित एवं अपर्दन होने के कारण यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही बचा है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए, इसको समझ लिए हैं अरावली श्रेणी को। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए अरावली श्रेणी। तो इसको साथ साथ नोट्स भी बनाते चलते हैं। तो हेडिंग डालिए मेरे साथ अरावली अरावली श्रेणी। तो अरावली जो श्रेणी है इसमें हम लोगों ने देखा कि ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो इसमें लिखिएगा यह श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर। तो दिल्ली, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई पाई जाती है 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब देखते हैं इसका सर्वोच्च शिखर। सर्वोच्च शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये अवस्थित है माउंट आबू की पहाड़ियों पर। माउंट आबू माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये जो श्रेणी है अत्यधिक विखंडित एवं विच्छेदित होने के कारण अरावली जो श्रेणी है ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। तो इसमें लिखिएगा अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही अरावली श्रेणी वर्तमान में अवस्थित है। अब इसको देखते हैं कि अरावली श्रेणी को किन क्षेत्रों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो जैसे उदयपुर के निकट इसे कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ। तो इसमें लिखिए श्रेणी के विभिन्न नाम।
विभिन्न नाम। तो विभिन्न नाम में हम लोग देखेंगे कि इसको उदयपुर के निकट उदयपुर के निकट इन पहाड़ियों को कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ। तो उदयपुर में इन्हें कहा जाता है जरगा पहाड़ियाँ, जरगा पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से तोड़गढ़ के निकट इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पहाड़ियाँ, तोड़गढ़, तोड़गढ़। तो तोड़गढ़ में इन्हें कहा जाता है मारवाड़ की पहाड़ियाँ। इसी प्रकार से अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर के निकट इन्हें कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। तथा इन्हें दिल्ली में कहा जाता है दिल्ली रिज के नाम से इन्हें जाना जाता है, दिल्ली, दिल्ली रिज या दिल्ली कटक। तो इसके ये विभिन्न नाम है अरावली श्रेणी के, दिल्ली रिज। अब हम देखते हैं कि अरावली जो श्रेणी है एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। इसके पश्चिम से जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो जाकर मिलती हैं अरब सागर में, अपना मुहाना बनाती हैं। इसी प्रकार से जो नदियां इसके पूर्व से निकलती हैं या पूर्व से प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो आप लोग एक मेरे साथ डायग्राम बनाइए। कुछ इस तरह से ये है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो इसके जो पश्चिम से नदियां निकलती हैं तो ऐसे प्रवाहित होते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो जैसे यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जैसे माही नदी, लूनी नदी, और इसके पश्चिम में जो मुख्य नदी तंत्र है जैसे सिंधु नदी तंत्र, वो अरब सागर में जाकर अपना मुहाना बनाता है। ठीक इसी प्रकार से जो नदियां इसके पूर्व से प्रवाहित होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती हैं, बंगाल की खाड़ी। तो ये हो गया जो अरावली श्रेणी है एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। तो ये हो गया मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले उसकी ड्राफ्टिंग की, फिर इसके बाद हम लोगों ने अरावली श्रेणी को देखा। तो अरावली जो श्रेणी है इसका विस्तार हम लोगों ने देखा। तो विस्तार इसका पाया जाता है गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर तथा इसका जो प्रमुख शिखर है वो है गुरु शिखर, तो जिसकी अवस्थिति माउंट आबू की पहाड़ियों पर अवस्थित है। तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट अरावली से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मालवा के पठार को, और हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड पठार को, साथ साथ हम लोग देखेंगे जो छोटा नागपुर का पठार है उसको देखेंगे। फिर हम लोग इंटर कर जाएंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसकी अवस्थिति नर्मदा नदी के दक्षिण में पाई जाती है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।